हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सेट बी एसवीओएम की स्ट्रैटेजी ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर। अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लेना, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड वीडियो है। अब मैं आपको उससे रिलेटेड एक्चुअल क्वेश्चंस जो आए हैं मेरे पास सेट बी एसवीओएम एज ऑन 29 जुलाई 2025। तो जो भी बच्चा इसके आसपास एग्जाम दे रहा है या इसके बाद किसी भी मंथ में एग्जाम दे रहा है, तो वो एक आइडिया ले सकता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और क्या रेशियो रहने वाला है। तो मेरे एग्जाम में रेशियो आता 70-30 एंड लकीली 70 वॉज थ्योरी एंड 30% वॉज प्रैक्टिकल। 33 क्वेश्चंस फ्रॉम थ्योरी एंड 17 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रैक्टिकल। बेसिकली क्या है, मैक्सिमम जो है 4 क्वेश्चंस होंगे एक केस स्टडी में। ये बहुत रेयर केस स्टडीज थी, एक दो जिसमें 4 थे, बाकी वैसे दो क्वेश्चंस की केस स्टडीज थी। बाकी ऑलमोस्ट उसमें थ्योरी थे। पहला क्वेश्चन उन्होंने प्रैक्टिकल डाल दिया, बाकी थ्योरी, या 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल बाकी थ्योरी, ऐसे था मेरा पेपर। तो उसके अंदर क्या था ना, प्रैक्टिकल में भी जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन था। ट्रांसफर प्राइसिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिए। ट्रांसफर प्राइसिंग में एक तो टफ क्वेश्चन टाइप आया था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गई थी उसके अंदर। तो मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स कवर करूंगी कि कौन कौन से पॉइंट्स आए थे मेरे चैप्टर के अंदर, किस किस चैप्टर में से पूछा गया था। सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 एमर्जिंग बिजनेस ट्रेंड्स, विच टाइप ऑफ इमर्जिंग बिजनेस मॉडल। तो एक क्वेश्चन टाइप था, उसमें से हमें पहचानना था कौन से टाइप का वो मॉडल है, जैसे कि हाइपर कंपटीशन, शेयर्ड इकॉन, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स थे। तो अभी पढ़ के जाना चैप्टर 5 में टाइप्स ऑफ इमर्जिंग बिजनेस मॉडल, ये टॉपिक पढ़ जाना। हो सकता है यही सेट आपके में आ जाए, तो आप एक बार गो थ्रू करके जाना। बट आई एम नॉट इंश्योरिंग यू कि यही क्वेश्चन आएंगे, मैं बस अपना शेयर कर रही हूँ ताकि आप इन टॉपिक्स को छोड़ के ना जाओ। सेकेंड, चैप्टर नंबर 12 एंड 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग है। ट्रांसफर प्राइसिंग में जो प्रैक्टिकल पार्ट था वो थोड़ा सा टफ आया था, एंड जो थ्योरी पार्ट था वो इजी था। थ्योरी पार्ट किस टाइप का था वो मैं बता देती हूँ। वो ये था, कुछ पॉइंट्स थे, विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग ट्रांसफर प्राइसिंग। और पॉइंट्स ये थे कि द सेलर या जो भी ट्रांसफरर है, he should transfer at full cost if he is operating under capacity, he should transfer at full cost if he is operating above capacity। और कुछ और भी ऑप्शंस थे इसके अंदर, एक दो हमें करेक्ट बताना था। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये था कि अगर वो बिलो कैपेसिटी ऑपरेट कर रहा है, मान लो बाहर डिमांड है 1,20,000 यूनिट्स की और वो बना रहा है 1.5 लाख यूनिट्स, ठीक है, और जो उसकी दूसरी डिवीजन है उसको 20,000 यूनिट्स चाहिए, तो वो अंडर ही आ रहा है ना। 1,20,000 बाहर की डिमांड है, वो अंडर है टोटल से, तो फुल कॉस्ट पे ही देना चाहिए उसको, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तब होती है, मान लो वो 1 लाख बना रहा होता, बाहर की डिमांड 1 लाख थी और 20,000 उसे दूसरी डिवीजन को देने पड़ते, तो वो 1 लाख में से देने पड़ते जो वो बाहर बेच सकता था। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आप जब ट्रांसफर प्राइसिंग करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप की कुछ थ्योरी थी, विच वन इज करेक्ट। तो ट्रांसफर प्राइसिंग का थ्योरी भी आपको ध्यान देके जानी है। बेसिकली आप समरी मत स्किप करना, हर चैप्टर की समरी जरूर रीड करना। मैंने जरूर वो रीड करी थी, प्लस एमसीक्यू तो मत ही करना। मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो में सारे लिंक्स एक जगह पे अटैच्ड हैं, तो वो एक बार गो थ्रू कर लेना। मैं उस स्ट्रैटेजी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि मतलब ये था कि ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में एक डिवीजन या तो बाहर से खरीद रही है या फिर अपनी दूसरी डिवीजन से ले रही है। तो अगर वो बाहर से खरीदेगी तो उसको क्या बेनिफिट होगा, और दूसरे डिवीजन को। ये 2 एमसीक्यू थे अलग अलग 2 मार्क्स के, तो वो कैलकुलेशन वाले बेस थे। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर सेल्स वेरिएंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस, उसका प्रैक्टिकल, उसका थ्योरी भी आया था। थ्योरी इस टाइप का था कि उन्होंने पूछा था कि देयर इज अ वेरिएंस इन फिजिकल वॉल्यूम इन कंट्रीब्यूशन, तो उसमें कौन सा वेरिएंस लगेगा। तो उसमें लिखा था सेल्स कंट्रीब्यूशन क्वांटिटी वेरिएंस, सेल्स कंट्रीब्यूशन प्राइस वेरिएंस, सेल्स कंट्रीब्यूशन मिक्स वेरिएंस एंड उसके अलावा कुछ एक और वेरिएंस था। तो इसमें तो सेल्स कंट्रीब्यूशन क्वांटिटी वेरिएंस, तो सेल्स कंट्रीब्यूशन की भी जो वेरिएंसेस है ना वो भी पढ़ के जाना, प्रैक्टिकल भी आ सकता है उसमें से। उसके अलावा मार्केट साइज मार्जिन वेरिएंस, मार्केट साइज शेयर मार्जिन वेरिएंस, आई एम सॉरी, मार्केट साइज और एक मार्केट शेयर, ये 2 कॉन्सेप्ट हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, ये फाइनल लेवल पे आए हैं। तो ये आप पढ़ के जाना, ये इंटर में नहीं है, तो ये न्यू कॉन्सेप्ट है, ये मत छोड़ के जाना, ये पूछा जा सकता है, मेरे पेपर में आया था। तो बेसिकली मुझे जो कॉन्सेप्ट पता था वो था कि मार्केट साइज एक तरीके से प्लान्ड होता है, प्लानिंग वेरिएंस के अंदर आता है, ये भी आप पढ़ोगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ही। और मार्केट शेयर ऑपरेशनल होता है, जो कि हमारे हाथ में होता है, कंट्रोलेबल होता है। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। आई एम नॉट गोइंग ऑन द कॉन्सेप्ट, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट्स दैट आई गॉट इन द एग्जामिनेशन। उसके अलावा चैप्टर नंबर 9
आरओआई एंड रेजिडुअल इनकम का भी मेरे पे क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था। लाइक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो होता है रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, उसमें लिखा था 19% रिटर्न है और 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी थी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेजिडुअल इनकम में यूज होता है, जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। सो उसमें हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नेट ऑफ करके लेते हैं। तो मैं इसमें कंफ्यूज थी क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट अगर दे ही दिया कि 19% रिटर्न है, तो आंसर 19 होना चाहिए था, 19 नहीं था, आंसर डिफरेंट थे। तो उस हिसाब से आप एक बार अच्छे से पढ़ के जाना आरओआई एंड रेजिडुअल इनकम का फॉर्मूला। उसके बाद वैल्यू चेन की थ्योरी, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। उसमें कुछ ऑप्शंस थे कि वैल्यू चेन के 4 स्टेप्स हैं, वैल्यू चेन कंसिस्ट ऑफ वैल्यू एडिड एंड नॉन वैल्यू, और 2 पॉइंट्स होते हैं, उसमें जानता कौन से करेक्ट है। तो आपको ऐसे वैल्यू चेन की थ्योरी भी पढ़ के जाना है। प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटी का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एक्टिविटी। 3 ऑप्शन में उन्होंने, एक में टेक्नोलॉजी लिखा हुआ था, एक में एचआर डिपार्टमेंट, दूसरे में एचआर डिपार्टमेंट, तो वो तीनों तो अपने आप एलिमिनेट थे क्योंकि तीनों ही सेकेंडरी थे। प्राइमरी तो ये होती है ना आपकी इनबाउंड आउटबाउंड ऑपरेशंस, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस। तो ये 5 वाला ऑप्शन सिलेक्ट, डायरेक्ट थ्योरी थी, इसमें से 2 मार्क्स फ्री के मिल रहे थे एक तरीके से। उसके बाद मैक्सिमम प्राइस वाला और ऑप्टिमम क्वांटिटी वाला क्वेश्चन। ये जब आप, मैं आदि अहमद की मैंने वीडियो आपको बताई है, सी आदि अहमद जो हैं उनकी 3 वीडियोज़ हैं, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था। A-2BQ ऐसे करके एक कॉन्सेप्ट है, वो आप देख लेना, मेरी स्ट्रेटजी वीडियो में लिंक अटैच्ड है, तो उनकी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम प्राइस और क्वांटिटी वाला आपका क्वेश्चन था, ऑप्टिमम क्वांटिटी, जिसमें था कि 2% डिक्रीज इन प्राइस से 4000 इंक्रीज हो जाएगी सेल्स। तो आप बताओ कि अब कौन सा मैक्सिमम प्राइस होना चाहिए, तो ऑप्शंस थे। तो थोड़ा सा टॉपिक है जो आपसे पूछा जा सकता है। और JIT की थ्योरी, जस्ट इन टाइम, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बेसिकली पता है, मैं एक आपको गोल्डन टिप दूंगी, आप कीवर्ड्स को पढ़ के जाना। JIT के अंदर कीवर्ड था पुल सिस्टम, और वही आपके MCQ में लिखा होगा, अब वही MCQ सिलेक्ट कर देना। काइजन कॉस्टिंग होता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, जहाँ पे काइजन आया वहाँ पे कंटिन्यूस वर्ड आएगा, एक ही MCQ में आ रहा था। तो मेरे को लिटरली ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि मुझे पता था काइजन मीन्स कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, तो वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, लीन सिस्टम एंड काइजन की मिक्स थ्योरी थी, मतलब ये था कि जहाँ लीन और काइजन दोनों लगेंगे तो वहाँ क्या होगा, उसका ऑप्शन क्या होगा, एलिमिनेट वेस्ट। लीन का मतलब होता है एलिमिनेट वेस्ट एंड यूज लेस रिसोर्सेज एंड प्रोड्यूस मोर एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। तो ये इसके कीवर्ड्स थे एक तरीके से। और एक और चीज उन्होंने पूछी थी, मुद्दा करके, मुद्दा इज अ जापानीज वर्ड, तो इसका मीनिंग पूछ लिया था कि इसका क्या मीनिंग होता है। तो इसका मेरे अकॉर्डिंग मैं ये करके आई थी, एलिमिनेटिंग वेस्ट रीचिंग जीरो डिफेक्ट, ऐसे करके ये ऑप्शन था, तो मैंने वो किया था। तो मेरा कहने का मतलब है, आप ये मुद्दा वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक बार गो थ्रू कर लेना, चाहे ChatGPT देख लेना, लेकिन ये समझ के जाना। अगर आ गया डायरेक्ट तो 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। इसका मीनिंग, इसमें ना 2 कंफ्यूजिंग थे, 2 तो एलिमिनेट हो गए ऑप्शंस, 2 कंफ्यूजिंग थे। एक था कि वेस्ट और इनएफिशिएंसी, दूसरा था रिमूविंग द डिफेक्ट्स फ्रॉम द फाइनल प्रोडक्ट। तो मैं रिमूविंग डिफेक्ट वाला करके आई हूँ टिक। आई डोंट नो कि इसका सही आंसर क्या है। लास्ट जो मुझे अभी तक याद है वो क्वेश्चन था चेंज इन स्ट्रक्चर वाला, कि एक बिजनेस इस स्ट्रक्चर में है जिसमें फंक्शनल डिवीजन दोनों लग रहे थे, एक तरीके से दोनों ही करंट सिचुएशन में थे, फिर प्रपोज सिचुएशन। हमें बताना था कौन सी से कौन सी जा रही है। ऑप्शंस में थे डिविजनल टू फंक्शनल, सेंट्रलाइज टू डिसेंट्रलाइज, एंटरप्रेन्योरशिप टू नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप टू मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। सो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन मुझे कुछ नहीं पता था क्या होता है, मुझे लग रहा था ये नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में जा रही है, इसलिए मैं नेटवर्क वाला करा है, क्योंकि फंक्शनल डिविजनल वर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, तो वो करंट वाली साइड आनी चाहिए ना। यहाँ पे डिविजनल टू फंक्शनल हो रहा है, वो ऑलरेडी थे, तो वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाना, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइजेशन वाला भी। बस एक गोल्डन टिप यही है कि समरी ज़रूर पढ़ के जाना, प्लस MCQ प्रैक्टिस कर लेना जो मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में बताए हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।